हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका ऑल्टरनेट डेज पे क्लास चल रहा है, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। तो यहाँ पर आप लोगों को जो भी टॉपिक्स वगैरह हैं वो हम लोग कवर करवा रहे हैं। सो आज का जो टॉपिक हम लोग इस वीडियो सेशन में कवर करने वाले हैं दैट इज गोना बी प्रपोजिशन, राइट। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि मैम 20 मिनट्स में 10 मिनट्स में टॉपिक खत्म कर दो। मैंने अभी कॉमेंट सेक्शन में आप लोगों के कॉमेंट्स देखे, बेटा सी इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, है ना। और सारे जो भी बच्चे होते हैं उनका जो IQ लेवल होता है, या फिर आई वुड से कि उनकी जो एफिशिएंसी होती है किसी भी टॉपिक को पढ़ने की, वो एक नहीं होती। सो आप ये समझिए, जब आप YT पर क्लास कर रहे हैं, सो दैट क्लास इज नॉट इंडिविजुअली फॉर यू, दैट इज फॉर एवरीवन, ठीक है। सो मैं एक अप्रोक्सीमेशन लेकर के चलती हूँ कि मुझे कोई टॉपिक को कितना एक्सप्लेन करना है, कितना एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। सो आई जस्ट विश कि आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। बाकी आप में से अगर किसी को भी लगता है कि आप थोड़ा जल्दी टॉपिक को पढ़ लो, आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप उसको स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हो, ठीक है। सो ये समझदारी होती है। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। बाकी जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं, इसको रिकॉर्डेड ही देखें। हम रिकॉर्डेड इसीलिए डाल रहे हैं कि वो अपने हिसाब से अपनी स्पीड वगैरह चेंज करके इसको कर पाए, राइट। सो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, प्रेपोजिशन एंड इट्स टाइप। सो प्रेपोजिशन को समझना बहुत ही आसान होता है। प्रेपोजिशन टेल्स अस प्रीपोजिशन, है ना। तो ये नाउन और प्रोनाउन की प्रेपोजिशन को जो प्रेपोजिशन होता है वो आपको नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन को डिफाइन करता है, राइट। सो जब भी आप प्रेपोजिशन को पढ़ोगे, प्रेपोजिशन के काफी सारे टाइप्स होते हैं और इससे रिलेटेड एग्जाम्स में काफी सारे आपके एरर्स भी पूछे जाते हैं और काफी सारी फिलर्स भी आती हैं आपके एग्जाम्स में। मैक्सिमम इससे रिलेटेड आपको फिलर्स पूछी जा रही हैं, राइट। सो उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। सो व्हाट इज अ प्रेपोजिशन? इफ यू लर्न प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर that is a word or set of words that indicate that location or some other relationship between a noun or a pronoun and also other part of the sentences। क्या मतलब हुआ इसका? preposition एक ऐसा शब्द है। अब इन्होंने देखो यहाँ पर आपके साथ खेला, क्या खेला कि preposition एक शब्द भी हो सकता है या एक से ज्यादा शब्द भी हो सकता है। तो क्या मतलब है इसका? एक शब्द हो सकता है या एक से ज्यादा शब्द हो सकता है। जैसे सपोज मैंने आपके पास एक वर्ड लिखा ऑन, ठीक है, या फिर मैंने आपके पास वर्ड लिख दिया ऑन टू। सो आप देख रहे हो, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन वर्ड, है ना। तो ऑन और टू का जो मिक्सचर है दैट इज ऑन टू। देन अगर हम और बढ़े तो इन बिटवीन भी आप यूज करते हो, इन स्पाइट ऑफ आप यूज करते हो, ठीक है ना। सो प्रेपोजिशन को क्या कहा जाता है? प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है विच कैन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स, जो कि हमें नाउन और प्रोनाउन के बीच का रिलेशन बता रहा होगा, या फिर नाउन का रिलेशन बता रहा होगा टू द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस, प्रोनाउन का रिलेशन बता रहा होगा टू द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सपोज अगर मैंने कहा एक आदमी है वो पेड़ के नीचे सो रहा है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? अ मैन is sleeping right dash the tree। समझ रहे हो आप? तो यहां पर अगर आप देखो तो दिस इज योर नाउन। एक आदमी है, वो क्या कर रहा है? वो सो रहा है ना। और आदमी कहाँ सो रहा है? पेड़ के नीचे सो रहा है। आदमी कहाँ सो रहा है? पेड़ के नीचे सो रहा है। आदमी कहाँ सो रहा है? पेड़ के नीचे सो रहा है। सो इस नाउन का रिलेशन हम बाकी अदर पार्ट ऑफ सेंटेंसेस से, अगर अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस से कवर करना चाहें या कनेक्शन बनाना चाहें, तो हमें बहुत ही आसानी से मिल सकता है। ये आदमी कहाँ सो रहा है? पेड़ के नीचे। सो इस आदमी का इस पेड़ से क्या रिलेशन है? ये पेड़ के नीचे सो रहा है। सो वी कैन सिंपली से दैट अ मैन इज स्लीपिंग अंडर दैट ट्री। सो अंडर एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जो हमें क्या कर रहा है? एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने में तो मदद कर ही रहा है, साथ ही साथ मुझे इस नाउन का रिलेशन भी बता रहा है अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस से। क्लियर हो गया? सो वही आपको यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है, और यहाँ पे फिर ये भी बता रहा है अ प्रेपोजिशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ वर्ड इन अ सेंटेंस एंड द वर्ड दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। तो इन्होंने दूसरे शब्दों में उसको डिफाइन कर दिया। इट कैन ऑल्सो शो द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। आपको पता है सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है ना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की दो कंडीशन होती है, तो नाउन होता है तो प्रोनाउन होता है, या फिर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है। तो अगर मैं मैन को मान लूं सब्जेक्ट और ट्री को मान लूं ऑब्जेक्ट, तो इन दोनों के बीच में, मैन और ट्री के बीच में रिलेशन दिखाने वाला वर्ड कौन सा है? अंडर, व्हिच इज अ प्रेपोजिशन। सो वी कैन आल्सो से दैट दिस शोज द रिलेशन बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड अ ऑब्जेक्ट, राइट। सो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशंस भी आपको दिखाता है। प्रेपोजिशन इज नोन एज द बिगेस्ट लिटिल वर्ड इन इंग्लिश बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट फंक्शन। प्रेपोजिशन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कनेक्शंस, बहुत सारे रिलेशंस बनते हैं, और आपको हर एक प्रेपोजिशन का अलग अलग सेंस में मतलब पढ़ना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमको हिंदी में बोलना है कि चिड़िया ऊपर उड़ रही है ना, एक चिड़िया मेरे सर के ऊपर बैठी हुई है, या फिर मैंने कह दिया कि पंखा मेरे सर के ऊपर नाच रहा है, तो हिंदी में सबका मतलब ऊपर है, लेकिन इंग्लिश में किसी का मतलब ऑन हो जाता है, किसी का मतलब अपॉन हो जाता है, किसी का मतलब ओवर हो जाता है, किसी का मतलब हो जाता है ऑन टू। सो हर मतलब चेंज होता रहता है अपने कंडीशंस के हिसाब से। सो प्रेपोजिशन इसीलिए सबसे वास्ट टॉपिक और सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है इन द होल पार्ट ऑफ स्पीच।
Now if we move ahead with the types of preposition, we have a lot of preposition here. You can say time की prepositions होती है, मैं time बताती हैं, है ना. मतलब अगर आपको बोलना हो कि exact time पे, जैसे मेरे को 7 बजे जाना है, मेरे को 8 बजे जाना है, तो आप at लगा दोगे. on आपका days के लिए यूज होता है, जैसे कि आपका Sunday हो गया, Monday हो गया, है ना, या फिर dates के लिए होता है. मैं 10 तारीख को आऊंगी, I'll come on 10th of November, right? ऐसे करके बोलते हो आप. in लगाते हो आप किसके लिए? months के लिए, years के लिए. so at, on और in आपको क्या डिफाइन करते हैं? टाइम डिफाइन करते हैं. बिफोर, इस समय से पहले आ जाऊंगी, इस समय के बाद आऊंगी, इस समय के दौरान आऊंगी, है ना, तो ये डिफाइन करते हो आप. या फिर सिंस, एट, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, सिंस, ये सब आपको क्या डिफाइन करते हैं? टाइम डिफाइन करते हैं. ठीक है ना. जैसे मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, तो आप टाइम को डिफाइन कर रहे हो कि नहीं? कौन सा टाइम है? मॉर्निंग का टाइम है. ठीक है ना. स्टूडेंट्स वर चीटिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. सो स्टूडेंट चीट कर रहे थे. कौन से समय चीट कर रहे थे? जब एग्जाम चल रहा था, राइट. तो एट हो, ऑन हो, इन हो, बिफोर हो, आफ्टर हो, ड्यूरिंग हो, सिंस हो, ये सब क्या डिफाइन कर सकते हैं? टाइम. प्रपोजिशन ऑफ टाइम होते हैं ये. देन वी हैव प्लेस प्रपोजिशन ऑल्सो, जो हमें जगह के बारे में बताएंगे. जैसे मैंने कहा फोन का नंबर, घर का पता, कुछ तो बता, कुछ तो बता, है ना. तो बताओ घर का पता क्या है तुम्हारा? तो आप बोलोगे आई लिव एट 36 वेक्टर कॉलोनी स्ट्रीट 2, प्लीज कम देयर, राइट. सो एट आपको डिफाइन कर रहा है आपकी स्पेसिफिक लोकेशन. आई लिव इन लखनऊ, आई लिव इन दिल्ली, कहीं पर आप रहते हो. ठीक है ना. ये भी ऑन भी प्लेस कैसे बताता है? ऑन प्लेस बताता है आप किस जगह के ऊपर हो, है ना. जैसे आई एम स्टैंडिंग ऑन फ्लोर, व्हाट इज माय प्लेस? द प्लेस इज फ्लोर, तो मैं उसके ऊपर खड़ी हूँ. आई एम सिटिंग ऑन चेयर, चेयर क्या है? प्लेस है, इसके ऊपर मैं बैठी हुई हूँ. सो इन हो जाए, ऑन हो जाए, एट हो जाए. अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे, पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, पेड़ के नीचे सो रहा है. ओवर का मतलब होता है ऊपर, छत के ऊपर, घर के ऊपर, प्लेन उड़ा, राइट. देन वी हैव बिसाइड. बिसाइड का मतलब होता है बगल में. गाना सुना होगा ना, मैं तेरे अगल बगल, तू मेरे अगल बगल, है ना. तो अगल बगल मतलब जस्ट नेक्स्ट टू. जैसे मैंने कहा ये वाला हाथ मेरे ये वाले हाथ के नेक्स्ट टू है, मैंने अगल बगल रखा हुआ है अपने दोनों हाथों को, तो नेक्स्ट टू, है ना. तो बिसाइड आ जाता है. बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, देखो पीछे, सुना होगा आप लोगों ने. बिटवीन का मतलब तेरे मेरे बीच में, इन बिटवीन. समझ में आ गया ना. सो ये सब आपको टाइम डिफाइन करते हैं. सिमिलरली वी हैव डायरेक्शनल पोजीशन एज वेल, जो हमें बताती है कि आपको किस तरफ जाना है ना. सो जैसे आई एम गोइंग टू होम, मैं अपने घर जा रही हूँ, तो मेरी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है? वो घर की तरफ है. सो आपको टू क्या डिफाइन करता है? प्लेस डिफाइन करता है, प्लेस की डायरेक्शन डिफाइन करता है. फ्रॉम का मतलब होता है आप कहीं से आ रहे हो. आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, आई एम कमिंग फ्रॉम कानपुर, आई एम कमिंग फ्रॉम गुजरात, राइट. टूवर्ड्स का मतलब होता है व्हेन यू आर शोइंग दैट यू आर मूविंग अहेड समवेयर, है ना. यार मैं तेरे घर की तरफ ही आ रही हूँ. आई एम कमिंग टूवर्ड्स योर होम. आई एम गोइंग टू योर होम बट आई एम कमिंग टूवर्ड्स योर होम. मैं तेरी तरफ ही होते हुए जाऊंगी, है ना. ऐसे करके बोलते हो ना, तो टूवर्ड्स लगाते हो. इनटू का मतलब होता है आप मोशन में किसी चीज के अंदर चले गए. जैसे आपने कूदा, कहाँ कूदा? कुएं के अंदर कूदा. सो यू जम्प्ड इनटू द वेल. समझ में आ रही है. देन वी हैव द वर्ड ऑन टू. ऑन टू का मतलब भी होता है कि आप एक डायरेक्शन डिफाइन कर रहे हो. और ऑन टू आप तब यूज करते हो जब आप स्टेप अप करते हो किसी चीज को. जैसे आपको घोड़े के ऊपर चढ़ना है, सो यू स्टेप ऑन टू वेयर? द हॉर्स. तो जो आपको एक स्टेप डिफाइन करना होता है कि ऊपर की तरफ जा रहे हो आप, तो वहां पे आप क्या लगाते हो? ऑन टू. देन वी हैव आउट ऑफ. जैसे मैं तेरे घर से बाहर निकल आया हूँ, आई एम आउट ऑफ योर होम, आई एम आउट ऑफ माई होम, आई एम आउट ऑफ द स्टेशन, है ना. तो आप क्या डिफाइन कर रहे हो? कि आपकी जो डायरेक्शन है वो उससे अपार्ट है, उससे दूर है, राइट. सो प्रेपोजिशन आपको टाइम भी डिफाइन करता है, प्लेस भी डिफाइन करता है, डायरेक्शन भी डिफाइन करता है. Then we'll move ahead and we'll look for some more preposition. Preposition of manner. Preposition of manner भी होती हैं. ये आपको दिखाती हैं relationship between nouns and pronouns, ठीक है ना. और manner दिखाती हैं कैसे, कैसे, how. I'm coming with you. So कैसे आ रहे हो आप? तुम कैसे आओगे? तो मैंने कहा I will come with him, है ना. अच्छा कोई ट्रांसपोर्ट नहीं लोगे ना, I'll come by bus. So this is manner. Oh he's like me. कैसा है वो? बिल्कुल मेरे जैसा है. He's as same as I am. वो मेरे जैसा ही है. सो लाइक भी आपका क्या दिखाता है? जैसा. और एज भी आपका क्या दिखाता है? जैसा, राइट. सो विद, बाय, लाइक या फिर थ्रू. कैसे जाओगे आप? आई गो थ्रू द टनल, है ना. सो कैसे जाओगे आप? आई गो थ्रू द टनल. टनल से होकर के मैं गुजरूंगा. इवन अक्रॉस वर्ड भी आपको इसमें मिल जाता है, ठीक है. थ्रू आप किसी कवर्ड स्पेस से होकर के गुजरते हो, और जब आप अक्रॉस करते हो तो आप एक ओपन सर्फेस से होकर के गुजरते हो. जैसे आप नदी पार करके जाओगे तो आप ओपन सर्फेस से जा रहे हो. सो आई क्रॉस द रिवर एंड कम अक्रॉस यू.
है ना। सो आई एम अक्रॉस द रिवर, यू विल से। और अगर आपको ये बोलना है कि जो खून है वो मेरी नसों से बहता है या वीन से बहता है, सो यू विल से द ब्लड फ्लोज थ्रू माय वीन्स, क्योंकि वो एक कवर्ड सर्विस से होकर के गुजर रहा है, राइट। नाउ देन वी हैव द वर्ड एजेंटिव प्रेपोजिशन। एजेंटिव प्रेपोजिशंस क्या होती हैं? दीज शो द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन्स एंड प्रोनाउंस एंड एन एजेंट और कॉज। कोई कारण बनती हैं वो, या फिर वो एजेंट की तरह काम करती हैं, जैसे कि बाय, थ्रू, या फिर बिकॉज ऑफ, वो रीजन दिखाती हैं, थ्रू दिस, बाय दिस, है ना। तो ये कॉज, कारण दिखाएंगे आपको। दिस विल एक्सप्लेन यू द रीजन। बिकॉज ऑफ हिम आई वाज अनएबल टू कम। सो आप ये देखो, ये ग्रुप ऑफ वर्ड में कंक्लूड किया जाएगा प्रेपोजिशन का, राइट। देन वी हैव इंस्ट्रूमेंटल प्रेपोजिशन। इंस्ट्रूमेंटल प्रेपोजिशंस क्या होती हैं? ये आपको एक टूल की तरह यूज होते हुए दिखाई देंगे, जिसमें विद आएगा, बाय आएगा, यूजिंग भी एक वर्ड होता है जो एज प्रेपोजिशन यूज होता है ना। जैसे मैंने कहा एक केक को कट किया गया बाय समवन, है ना, विद समथिंग, ठीक। देन वी हैव पॉजेसिव प्रेपोजिशन। पॉजेसिव प्रेपोजिशन अधिकार दिखाती हैं, है ना, किसका, किसके लिए, किससे बिलोंग करता है, बिलोंगिंग टू मी। तो देखो यहाँ पर प्रेपोजिशन तो आ रही है, लेकिन प्रेपोजिशन कैसे आ रही है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आ रही है। सो वी हैव टू वर्ड्स हियर, बिलोंगिंग एंड टू। दिस इज आल्सो अ फ्रेज, है ना। वी कैन से इट अ prepositional phrase, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं दिस इज possessive preposition. So we have different kind of preposition. Although अगर major preposition की बात करोगे तो major prepositions में आपकी कौन कौन सी prepositions आती हैं? preposition आपको टाइम बताती है, प्लेस बताती है, डायरेक्शन बताती है, राइट। दूसरा मैनर, एजेंटिव, इंस्ट्रूमेंटल और पॉजेसिव, इसको एक्स्ट्राज में नाम दे दिए गए हैं टू डिफाइन यू और गिव यू अ मोर क्लैरिफिकेशन ऑफ द preposition, राइट। और अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए कि आप और अच्छे से समझ जाओ। सो हम लोग क्या करेंगे, रूल्स पे आएंगे, प्रेपोजिशंस के रूल के ऊपर, क्योंकि हमें प्रेपोजिशंस के रूल्स समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम प्रेपोजिशंस के रूल्स नहीं समझ सकते देन वी कैन नॉट गिव द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन। एंड एज आई टोल्ड यू, प्रेपोजिशन इज द बिगेस्ट टॉपिक एवर। सो आपको प्रेपोजिशन जितना डीप पढ़ना होगा आप उतना डीप पढ़ोगे, ताकि आप अपने एग्जाम्स में बेस्ट ऑफ बेस्ट कर सको। सो हम रूल्स ऑफ प्रेपोजिशन पे आते हैं। प्रेपोजिशन कैन नॉट बी फॉलोड बाय अ वर्ब। वर्ब प्लेस इमीडिएटली आफ्टर प्रेपोजिशन मस्ट बी इन जेरेंड फॉर्म। बहुत प्यारा सा रूल है, बहुत समझने वाला रूल है। कह रहा है कि प्रेपोजिशन जो है वो कभी भी वर्ब को फॉलो नहीं करेगी, है ना। और अगर आपको दिख रहा है कहीं पर भी कि वर्ब लगी हुई है, तो वो वर्ब हमेशा अपने आईएनजी फॉर्म में रहती है और जेरेंड फॉर्म में रहती है। और आपको बता दूं, जेरेंड इज नॉट अ वर्ब, इट कैन ओनली हैव द फिजिकल फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके पास सिर्फ फिजिकल फॉर्म ऑफ वर्ब है, बट एक्चुअली में ये होती क्या है? नाउन होती है, राइट। सो यहां पर अगर मैं बोलूं तो ये रूल आपका थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, क्योंकि आपका एक प्रेपोजिशन होता है टू, जिसके बाद हमको वर्ब दिखती है अपने फर्स्ट फॉर्म में, बट इस कंडीशन में हम इस टू को प्रेपोजिशन नहीं बोलते, हम इसको इस पूरे कंप्लीट टर्म को बोलते हैं इन्फिनेटिव। सो आप याद रखना, अगर आपको किसी भी प्रेपोजिशन के बाद वर्ब मिलेगी तो वो सिर्फ इकलौती प्रेपोजिशन है, वो भी कौन सी? टू। टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, लेकिन यहाँ पर टू आपके प्रेपोजिशन का काम नहीं करती, यहाँ पे वो इन्फिनेटिव बन जाती है। दिस इज नॉट प्रेपोजिशन। तो मैम कब टू प्रेपोजिशन का काम करेगी? टू प्रेपोजिशन का काम तब करेगी जब आपको टू के बाद क्या दिखाई दे रहा हो, ईदर नाउन या फिर प्रोनाउन या फिर नाउन की फैमिली। नाउन की फैमिली में कौन कौन आता है? आर्टिकल नाउन, आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन, आर्टिकल एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन, या फिर एडजेक्टिव नाउन या फिर एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन, राइट। बट आप कोई भी रेस्ट प्रेपोजिशन ले लो, जैसे कि आपने ऑफ ले लिया, बाय ले लिया, ठीक है ना, विद ले लिया, फॉर ले लिया, एंड सो ऑन। इन सब के बाद अगर आपका वर्ब आएगा तो हमेशा किस में रहेगा? आईएनजी। और ये भी वर्ब आईएनजी वर्ब का काम नहीं करेगा, ये किसका काम कर रहा होगा? नाउन का। और इसी को ही हम क्या बोलेंगे? जेरेंड बोलेंगे। जैसे मैंने कहा मैं थक चुका हूं स्मोक करते करते, सो आई एम फेड अप ऑफ स्मोकिंग। आई एम फेड अप ऑफ स्मोकिंग। आई एम फेड अप ऑफ स्मोकिंग का क्या मतलब क्या है? आप कोई एक्शन नहीं कर रहे हो, बल्कि आप ये बता रहे हो कि वो जो एक्शन आप करते हो, सिगरेट पीते हो, उस एक्शन का एक नाम है। क्या नाम है? स्मोकिंग नाम है उसका, राइट। तो कोई भी एक्टिविटी जो करी जाती है उसको अगर कोई नाम दे दिया जाता है तो वो वर्ब आईएनजी फॉर्म में कई बार लिखा होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि जब जब आपके पास प्रेपोजिशन आएगा तो प्रेपोजिशन के बाद अगर आपको कोई वर्ब दिखाई दे रही होगी तो वो हमेशा अपने आईएनजी फॉर्म में होगी, और वो भले ही फिजिकल फॉर्म में आपको वर्ब दिखाई दे रही हो, बट वो वर्ब नहीं होगी, वो क्या होगी? वो जेरेंड होगी। मैंने जेरंग लिख दिया, इसको डी कर दो, ठीक है। चलिए, तो ही प्रिवेंटेड मी। अब देखो यहाँ पर प्रिवेंटेड के बाद आपकी प्रेपोजिशन नहीं आ रही,
ही प्रिवेंटेड मी लिखा है मैंने, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अच्छा किस चीज से उसने मुझे रोका? फ्रॉम, फ्रॉम इज अ प्रेपोजिशन, और फ्रॉम के बाद देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है? आईएनजी फॉर्म। फ्रॉम ड्रिंकिंग हॉट वाटर, उसने मुझे रोका हॉट वाटर पीने से। नेक्स्ट देखिए, ही इंसिस्ट ऑन, उसने मुझे इंसिस्ट किया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या लग रहा है इंसिस्ट के बाद ऑन लग रहा है ना। तो इस वर्ब के बाद अगर यहाँ पर आप देखोगे तो वर्ब के बाद आपका प्रेपोजिशन आपको देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन इस प्रेपोजिशन के बाद आपकी वर्ब नहीं आएगी। ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म में जो दिखाई दे रहा है, दिस इज नॉट वर्ब, दिस इज जेरेंड, दिस इज नाउन। सो उसने मुझे इंसिस्ट किया, किस चीज का इंसिस्ट किया? कि मैं दोबारा से ट्राई करूं, दोबारा से ट्राई करूं। सो ट्राइंग इज व्हाट? ट्राइंग इज जेरेंड। Drinking is what? Drinking is gerund. So always remember this, whenever we have a preposition, preposition के बाद कभी भी verb नहीं आएगा, it will not follow a verb, बल्कि यहाँ पर क्या आएगा? You will see gerund, है ना। और gerund क्या होता है? verb की ing form में जरूर दिख रहा होता है, बट काम किसका कर रहा होता है? noun का, noun in verb ing। ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ मैं drinking और trying। So this is the first rule। इवन आई गिव यू अ होमवर्क, आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में आंसर भी करके बताइएगा क्या लिखेंगे आप। आई एम थिंकिंग ऑफ डांस और डांसिंग, मैं सोच रही हूँ नाचने का। बताइए क्या लगाएंगे? नाचने का सोच रहे हो आप तो क्या लिखोगे आप ऑफ के बाद? वो फर्स्ट, ये वो बायएनजी, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट रूल है आपका, व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन इज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, what, who, whom, which, where, etc. the preposition usually takes end or front position. Example, बहुत सिंपल सा है, may I know who were you talking to? कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं और उस सेंटेंस में आपके अगर बीच में कोई भी स्टेटमेंट आ रहा है, कोई भी स्टेटमेंट आ रहा है जहां पे आप सवाल कर रहे हो। अब देखो ये सेंटेंस क्या है, इसमें आप क्वेश्चन कर रहे हो ना क्वेश्चन। और जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें आपको क्या मिल जा रहा है? बीच में वर्ड्स, WH फैमिली वाले, हु, व्हाट, हुम, वेयर, ये सब लिखा हुआ आ रहा है। तो जो सेंटेंस का एंड होगा वो किसी ना किसी प्रेपोजिशन से एंड हो रहा होगा। जैसे क्या मैं जान सकती हूँ कि मैं किससे बात कर रही हूँ? या फिर आपने यहाँ पे लिखा व्हाट आर यू थिंकिंग। अब यहाँ पे एंड नहीं करोगे आप, इसके बाद क्या लगा दोगे? ऑफ। ठीक, तो आपकी जो प्रेपोजिशन होगी वो अकॉर्डिंग टू द वर्ड होगी। सो आपने रूल क्या पढ़ा? व्हेनेवर वी हैव अ सेंटेंस व्हिच इज गिवन इन एन इंटेरोगेटिव पार्ट, है ना, आपका कोई भी सेंटेंस दिया गया है जो इंटेरोगेटिव पार्ट के साथ दिया गया है, सो हमेशा याद रखिएगा दैट इट ऑलवेज एंड्स विद अ प्रेपोजिशन। वो हमेशा एक प्रेपोजिशन से एंड होगा। लेकिन कौन सी प्रेपोजिशन लगाएंगे आप? जो भी प्रेपोजिशन वहां पे उसके हिसाब से लगानी चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक सवाल दे दिया, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक सवाल दिया, मैंने कहा तुम किससे बात कर रहे हो? तो मैंने कहा हु आर यू टॉकिंग। अच्छा ये 2 वाला तो क्वेश्चन है, मैं दूसरा ले लेती हूँ ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। हु आर यू प्लेइंग। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? तुम किसके साथ खेल रहे हो? तो हमने लिखा हु आर यू प्लेइंग। तो किसके साथ खेल रहे हो? साथ आपको एज प्रेपोजिशन तो लगाना पड़ेगा ना, तो आप क्या लिखोगे? हु आर यू प्लेइंग विद। सो जब भी आपका सेंटेंस कभी भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन अगर आपको उसमें देखने के लिए मिले, तो हमेशा याद रखना उसके एंड में आपका कोई ना कोई प्रेपोजिशन जरूर लगेगा। वो भी प्रेपोजिशन लगेगा अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस। Got it? So this is the second rule. I used to be thought as ungrammatical, or it used to be thought as ungrammatical to end a sentence with a preposition, but it is now well accepted. हम लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि ऐसा कभी हो सकता है कि हम प्रेपोजिशन से किसी सेंटेंस को एंड कर सकते हैं, बट जब से हमारी जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसको हमने मॉडर्न इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, तब से हमें बहुत सारे लॉजिकल आंसर्स इसके साथ मिल जाते हैं कि अक्सर आपको, है ना, अक्सर आपको जो सेंटेंसेस हैं वो प्रेपोजिशन से एंड होकर के दिखाई देते हैं। जैसे हम लोग अक्सर लिखते हैं रामायण किसने लिखी?
who the Ramayana is written, है ना? क्या ये सेंटेंस सही है? तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम बाय होम द रामायणा इज रिटन, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, बट इसका करेक्शन आप एक और तरीके से कर सकते हो, किसके द्वारा रामायण को लिखा गया, है ना? तो अब ये बताओ रिटन के साथ अगर आपको यहाँ पर कोई प्रेपोजिशन लगानी है तो आप क्या लगाओगे? आई एम गिविंग यू ऑप्शन, है ना? यू हैव ऑप्शन ऑन, यू हैव ऑप्शन बाय और यू हैव ऑप्शन इन। आप बताइएगा मुझे होमवर्क में किसके एंड में आप कौन सी प्रेपोजिशन लगाएंगे, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, अगर कह रहा है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसमें आपको वर्ड दिया गया है दैट द प्रेपोजिशन टेक्स एंड पोजीशन। अगेन अगर आपको WH फैमिली के अलावा रिलेटिव प्रोनाउन भी कहीं पर दिख जाता है सेंटेंस में बीच में दैट के सेंस में, तो भी आपका जो सेंटेंस है वो एंड होगा किससे? एक प्रेपोजिशन से। जैसे कि हियर इज द मैगजीन, ये रही वो मैगजीन जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे। सो अगेन आप देखो दैट जो है आपका वो कहां पे आया है? सेंटेंस के बीच में आया है, राइट? सो अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में आ रहा हो या फिर आपके रिलेटिव सेंटेंसेस बन रहे हो, रिलेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन सिर्फ दैट ही नहीं होता, आपकी WH फैमिली भी होती है, जैसे कि व्हाट, whom, ठीक है ना, who, whose, etc. अगर ये सब सेंटेंसेस आपको इन वर्ड से कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं और ये सेंटेंस में बीच में आ रहे हैं, तो भी अगर आपको सेंटेंस सेंड करना है तो भी आपको लास्ट में एक प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा, वो भी अकॉर्डिंगली। सेकंड सेंटेंस देखिए, दिस इज द डिश दैट शी इज फॉन्ड ऑफ, ये वही डिश है जिसकी वो शौकीन है, ठीक है ना? या मैं लिख दूं ये वही शब्द हैं जिसने उसको बहुत खुश किया, तो मैंने लिख दिया दीज आर द वर्ड्स with which she is pleased। अब pleased के साथ आप फिक्स प्रपोजिशन क्या लगाते हो? आप pleased के साथ फिक्स प्रपोजिशन लगाते हो with। ये वही शब्द हैं जिसके साथ वो बहुत ज्यादा खुश थी। तो अब चाहे यहाँ पे विच लगा हुआ आ जाए चाहे यहाँ पे दैट लगा हुआ आ जाए, दोनों ही केस में आप सेंटेंस को एंड किससे करोगे? विद द हेल्प ऑफ अ प्रेपोजिशन। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबॉडी। नेक्स्ट पे आएंगे हम। नेक्स्ट रूल है फोर्थ रूल, व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन इज इन्फिनिटिव। जब आपके पास ऑब्जेक्ट के केस में इन्फिनिटिव आ रहा, अभी मैंने आपको बताया था टू के साथ अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाती है तो वो क्या बन जाता है? आपका इन्फिनिटिव बन जाता है ना? तो आपकी जो प्रेपोजिशन है वो कहां प्लेस करी जाएगी? आफ्टर इन्फिनिटिव, है ना? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिख दिया दिस इज अ गुड होटल, दिस इज अ गुड होटल, देख रहे हो ना? दिस इज अ गुड होटल, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन, ये हो गया, एक ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया और एक और ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है एज टू स्टे, 2 + V1। सो अगर आपके पास सेंटेंस में क्या आ रहा है? सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है और इस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए वी हैव 2 + V1, तो उसके बाद भी आपको क्या लगाना होगा? एक प्रेपोजिशन लगाना होगा एट द एंड अकॉर्डिंगली। समझ में आ रहा है ना? फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिख दिया, मेरे को एक बेड चाहिए, ठीक है ना? आई नीड अ बेड, किस लिए? टू स्लीप। क्या यहाँ पे सेंटेंस आप ऐड कर दोगे? नहीं, मुझे एक बेड चाहिए सोने के लिए। तो हमेशा याद रखना स्लीप के साथ जो फिक्स प्रेपोजिशन आती है वो ऑन नहीं आती, दैट इज रॉन्ग। आप कंसिडर करते हैं, मतलब ब्रिटिशर्स कंसिडर करते हैं कि आप बेड के अंदर सोते हो, क्योंकि जब आप बेड पे सो रहे होगे तो चादर या कुछ भी लेकर के ही आप सोगे। सो आई नीड अ बेड टू स्लीप इन, है द सेंटेंस एंड। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, मैंने कहा आई वॉन्ट अ पेपर, मुझे एक पेपर की जरूरत है ना? किस लिए पेपर की जरूरत है? लिखने के लिए, टू राइट। अब पेपर के कहाँ लिखोगे आप? ऊपर ही तो लिखोगे ना, तो क्या लगाओगे यहाँ पे? मैं ऑप्शन दे रही हूँ, आप आंसर करके बताना, ऑन, इन या फिर एट। पेपर के ऊपर लिखोगे, पेपर के अंदर लिखोगे या पेपर पर लिखोगे? एट इज अ स्पेसिफिक प्लेस, पोजिशन,
यू कैन से। सो आप बताइए मुझे, आपको एक पेपर चाहिए लिखने के लिए, तो क्या आप पेपर की एक स्पेसिफिक पोजीशन पे लिखेंगे या पेपर पे कहीं पे भी लिख सकते हो? तो ऑन, इन और एट में क्या आएगा, मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएंगे। नेक्स्ट रूल पे आते हैं, कह रहा है इन सम सेंटेंसेस प्रीपोजिशन इज अटैच्ड विद द वर्ब। कुछ सेंटेंसेस में प्रीपोजिशन जो है वो वर्ब के साथ अटैच्ड आपको मिल जाती है। और कभी भी अगर आपको ये कंडीशन दिखाई दे रही हो कि वर्ब के साथ आपकी प्रीपोजिशन अटैच्ड है, तो इसको आप फ्रेजल वर्ब भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? फ्रेजल वर्ब। और ये आपके एग्जाम्स में ना बहुत सारी आती है, यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, बहुत सारी। ठीक है, कुछ फिक्स्ड होती हैं और कुछ थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। जैसे कि मैंने कहा मुझे नफरत है हंसे जाने से, सो कह रहा है आई हेट बीइंग लाफ्ड एट। तो एज आई टोल्ड यू देयर आर सर्टेन वर्ब्स जो अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेती हैं हमेशा हमेशा, दिस इज नेसेसरी। जैसे मैंने कहा आई एम सॉरी। अब सॉरी इज अ वर्ड जो अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेगा, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। ठीक है, आई एम सफरिंग, आप बताइएगा मुझे क्या आएगा? मैं सफर कर रही हूं, है ना, डैश फीवर। आई एम सफरिंग फीवर, क्या आई एम सफरिंग, कुछ लगाओगे आप यहाँ पर, आपके पास ऑप्शन में दे देती हूँ आपको। ऑप्शंस आर ऑफ, बी, फ्रॉम, सी, इन। आपको आंसर करके बताना है। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस भी करेंगे। फिर ये हो गया हमारे एक रूल। अभी ये वाला सेंटेंस भी अगर आप देखो तो इंसिस्ट भी अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेता ही है, ऑन आता ही आता है इसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट रूल पे आते हैं, कह रहा है इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस प्रीपोजिशन कम इन द बिगिनिंग। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो प्रीपोजिशन है वो बिगिनिंग में भी दिखाई देती है। जैसे कि बाय विच ट्रेन डिड यू कम, फॉर whom was instruction given, और आप किससे बात कर रहे हो, टू whom you are talking, who you are talking to और to whom you are talking। तो अगर आप स्टार्टिंग में ही इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में अपनी प्रीपोजिशन लिख चुके हो तो आपको बाद में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जैसे मैंने बोला who the Ramayana is written by, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो by whom the Ramayana is written, by whom the Ramayana is written। तो आपने क्या किया, आपने इंटरोगेटिव प्रोनाउन से सेंटेंसेस तो स्टार्ट किए, लेकिन आपने उसके स्टार्टिंग में ही प्रीपोजिशन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक, with which knife you are going to cut the vegetable, कौन सी नाइफ से आप वेजिटेबल कट करने वाले हो। ठीक, समझ में आ गया। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी, दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो प्रीपोजिशन का प्लेसमेंट आप यहाँ पर रूल्स के बेसिस पे सीख रहे हो, आपको कहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। आपने क्या क्या रूल पढ़ लिए? आपने सबसे पहला रूल पढ़ा कि जो भी प्रीपोजिशंस होती हैं, प्रीपोजिशंस के बाद अगर आपको वर्ब दिखाई दे रही है तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में रहेगी। ठीक है ना, अगर आपको प्रीपोजिशंस दिखाई दे रही हैं उसमें कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन दिया गया है, जो WH फैमिली से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनके एंड में आपको एक प्रीपोजिशन मैक्सिमम केसेस में दिखता ही दिखता है, अगर वो फिक्स्ड अपने साथ लेता है तो। दूसरा, अगर आपको कोई रिलेटिव प्रोनाउन दिख जाता है तो भी आपका सेंटेंस के एंड में क्या आ जाता है, प्रीपोजिशन आ जाता है। फिर आपको दिया गया है कि अगर आपके पास कोई WH फैमिली से रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है तो भी आपको एंड में क्या दिख जाता है, आपको एंड में दिख जाता है प्रीपोजिशन। देन वी हैव प्रीपोजिशन के बाद अगर इन्फिनेटिव आ रहा होता है तो भी हम क्या करते हैं, हम उसके बाद एक प्रीपोजिशन लगा लेते हैं। प्रीपोजिशन में अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव से डिफाइन होता है या किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन दिया गया उसमें अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव से डिफाइन हो रहा होता है तो आपको प्रीपोजिशन लगाना ही पड़ता है किसी भी सेंटेंस में। कुछ प्रीपोजिशंस फिक्स्ड होती हैं कुछ सर्टेन वर्ड्स के साथ, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने पढ़ा कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से हम लोग कोई सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, इंटरोगेटिव वर्ड से सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें भी लास्ट में प्रीपोजिशन लेना पड़ता है। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लुक फॉर सर्टेन मोर वर्ड्स, जहां पर आप क्या पढ़ने वाले हो, यूजेस ऑफ सर्टेन प्रीपोजिशन। सबसे पहला वर्ड है एट, इन और ऑन, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है और इनका रेफरेंस हम किस बेसिस पर पढ़ रहे हैं, इन द रेफरेंस ऑफ टाइम। तो कब एट यूज होगा, कब ऑन यूज होगा और कब आपका इन यूज होगा, तो मैं आपको यहाँ पर लिख करके बता देती हूँ, आप बहुत आसानी से कर पाओगे। एट आपका स्पेसिफिक टाइम शो करता है, स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक टाइम। वेयर एज जब आप ऑन यूज करते हो तो वो आप डे और डेज के लिए यूज करते हो, डे और डेट्स। इन आप यूज करते हो तो मंथ और ईयर के लिए यूज करते हो, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे अगर हम ऑन का यूज इन रेफरेंस ऑफ प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम एट का यूज इन रेफरेंस ऑफ प्लेस कर रहे हैं, तो कहां पे हम उसको यूज करेंगे, आइए देखते हैं। कह रहा है ऑन इज यूज्ड फॉर डेज एंड डेट्स, ये हमने क्लियर कर लिया।
इन रेफरेंस ऑफ प्लेस कहाँ पे यूज करोगे? एट इज यूज्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम, इन इज यूज्ड फॉर एन एनक्लोज स्पेस, ऑन इज यूज्ड फॉर अ सरफेस। चलो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं बहुत अच्छे से। अगर आप ऑन का यूज कर रहे हैं प्लेस के रेफरेंस में, ऑन का यूज कर रहे हैं या एट का यूज कर रहे हैं या इन का यूज कर रहे हैं प्लेस के लिए, तो अब कहाँ करेंगे? ऑन आप यूज करते हैं किसी सरफेस टच के लिए, जैसे ये बोर्ड दीवार पर लगा हुआ है, सो दिस बोर्ड इज ऑन द वॉल, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, माई मोबाइल इज केप्ट ऑन द टेबल, राइट। वेर एज हम अगर एट को यूज करेंगे तो एट अगेन आपको स्पेसिफिक जगह बताता है। सो एट और इन का आप कंपेरिजन कर सकते हो कि ये कंपेरेटिवली स्मॉलर जगहों के लिए यूज होता है और ये कंपेरेटिवली बिगर जगहों के लिए यूज होता है। जैसे कि मैंने कहा गांधी जी पैदा हुए कहाँ? पैदा हुए पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में। तो अगर पोरबंदर और गुजरात का मैं कंपेरिजन करूं तो पोरबंदर और गुजरात में बड़ा क्या है? गुजरात, और छोटा क्या है? पोरबंदर। सो मैं बोलूंगी गांधी जी वॉज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। सो कंपेरेटिवली स्मॉलर प्लेसेस के लिए आप क्या यूज करेंगे? एट, और कंपेरेटिवली बिगर प्लेसेस के लिए क्या यूज करेंगे आप? इन। या फिर अगर आपकी कोई ऐसी स्पेस के बारे में आप बात कर रहे हो जो ओपन स्पेस है, ठीक है ना, किसी ओपन स्पेस की बात करते हो तो वहां पे आप एट लगा देते हो। किसी इनसाइड प्लेस की बात करते हो जहां पे आप अंदर बैठे हुए हो तो आप यहाँ पर इन लगा देते हो। जैसे अगर आप बोलोगे कि मैं अपने कमरे में हूं, सो आई एम इन माई रूम, ठीक है ना। कोई आपके दरवाजे पे नॉक कर रहा है तो गेट बाहर ही है ना, घर के बाहर है, छत नहीं है, सो समवन इज नॉकिंग एट द डोर, ओपन प्लेस में है वो, राइट। सिमिलरली आई एम एट रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट। वेयरएज अगर आप बोलोगे कि मैं आपका वेट कर रहा हूँ वेटिंग रूम में, सो आई एम वेटिंग इन द वेटिंग रूम, या आई एम वेटिंग फॉर यू इन द वेटिंग रूम। तो वेटिंग रूम में क्लोज एरिया, बाहर हो एयरपोर्ट पे हो, सो आई एम एट एयरपोर्ट, लेकिन मैं एयरपोर्ट के वेटिंग रूम में हूँ, सो आई एम इन द वेटिंग रूम ऑफ द एयरपोर्ट, राइट। तो ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस का हो गया। बाकी एट का यूज आप कहाँ करते हो? जब आप बिजी होते हो तो आप एट लगाते हो, और जब आप फ्री होते हो तो आप इन लगाते हो। तो सपोज आपने बोला यार मैं घर पर हूँ, फ्री हूँ, और मुझे ना कहीं घूमने का मन कर रहा है, क्या मिल सकते हो मुझसे? सो हमने कहा कैन यू मीट मी, आई एम फ्री इन माई होम, आई एम फ्री इन माई होम, है ना। लेकिन अगर मैंने कहा मैं काम पर हूँ, ऑफिस में हूँ, लेकिन ऑफिस में मैं बिजी हूँ, सो ऑब्वियसली ऑफिस जाओगे आप तो किसी काम से ही जा रहे होगे ना, सो आई एम बिजी एट ऑफिस, आई एम बिजी एट माई वर्क आप बोलोगे। सो ये तीनों ही कंडीशंस आपकी अप्लाई होती हैं। ऑन का स्पेसिफिक यूज आपने पढ़ लिया कि ऑन को जब आप प्लेस के रेफरेंस में यूज करते हो तो कोई चीज किसी चीज के सरफेस पे होती है। तो जैसे कि मैंने बोला दिस मार्कर इज ऑन माई हैंड, fine. I hope these all are clear to everybody. Now if I give you certain questions related to these, so आप कैसे इसको करोगे? Let me answer. मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, पहले मैं टाइम के रेफरेंस में लिख रही हूँ। पहला सेंटेंस मैंने कहा द पार्टी इज डैश 7:30 PM डैश डैश मंडे डैश जनवरी। ये मेरा पहला सेंटेंस है और यहाँ पे आपको सब कुछ टाइम के रेफरेंस में लिखना है। Whereas मैं अब ना सेंटेंसेस पे आ रही हूँ। He cannot hang out with you. He is busy dash his office. ठीक है। थर्ड, I am waiting for you dash railway station. या फिर मैंने लिख दिया I live in dash, I live dash शोरबाग डैश मुंबई। ठीक है। 6, the board is dash the head
ऑफ माइंड। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बताना है कि हम ऑन, एट और इन में क्या यूज करेंगे। ठीक है, फटाफट आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और आंसर करके बताइए। ठीक है, चलो सो फटाफट देखते हैं हम पहला वाला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है। द पार्टी इज डैश 7:30 PM डैश मंडे डैश जनवरी। तो हमें टाइम के रेफरेंस में लगाना है, एट लगाना है, ऑन लगाना है, इन लगाना है। स्पेसिफिक टाइम के लिए आप क्या लगाते हो, एट लगाते हो। ठीक है ना, और मंडे और डेट्स के लिए आप क्या लगाते हो, ऑन लगाते हो। ठीक है ना, वेयर एज आप मंथ्स के लिए और ईयर्स के लिए क्या लगाते हो, इन लगाते हो। ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ही कैन नॉट हैंग आउट विद यू, वो तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि भाई वो अपने काम पर बिजी है। तो जब आप किसी जगह पे हो और वहां पर आप बिजी हो तो आप क्या लगाओगे, एट। तो यहाँ पे लगा दोगे आप एट। यहाँ पे आ जाओ। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, लेकिन कहाँ, रेलवे स्टेशन पे। अब रेलवे स्टेशन तो एक ओपन एरिया है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, अगेन एट। अगर वेटिंग रूम में वेट कर रहे होते तो क्या लगा देते, इन। नेक्स्ट देखिए, आई लिव डैश शोरबाग डैश मुंबई। मुंबई और शोरबाग में बड़ा क्या होगा, तो आप बोलोगे मैं मुंबई। ठीक है ना, तो मुंबई के कंपैरिजन में शोरबाग छोटा है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे कंपैरेटिवली स्मॉलर प्लेस के लिए एट और बिगर प्लेस के लिए। द बर्ड इज डैश द हेड ऑफ माइंड। चिड़िया मेरे सर के ऊपर है ना, मेरे सर के ऊपर है। ठीक, अब यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि वो मूव कर रही है या फिर वो क्या कर रही है, आपके सर पर बैठी हुई है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक वर्ड लगा दिया कि चिड़िया मेरे सर के ऊपर बैठी हुई है। तो अब बैठी हुई है तो यानी कि ये आपका सर है और ये है चिड़िया। अच्छी चिड़िया लग रही है ना, तो ये सर पे बैठ गई, आपकी चूहे जैसी लग रही है। सो द बर्ड इज सिटिंग, आपका सरफेस टच आ रहा है ना, ये चिड़िया बैठी हुई है आपके सर के ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो गया, इज ऑन द हेड ऑफ माइंड। क्लियर, समझ में आ गया सभी लोगों को। सो आई होप यहाँ तक क्लैरिटी आप लोगों को मिल गई होगी। अब हम लोग अगले जो सेंटेंसेस हैं और जो प्रेपोजिशंस हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे एट शो स्टेशनरी पोजिशन और एग्जिस्टिंग स्टेट वाइल इन शोज मूवमेंट। तो अगर मैं एट और इन की एक और रिस्पेक्ट पे बात करूं तो एट आपका क्या दिखा देता है, स्टेशनरी हुआ, यानी कि आप स्टेबल सिचुएशन में बैठे हुए हो। वेयर एज इन आपका क्या शो करता है, मूवमेंट। ये अगला कंडीशन है एट और इन का। मैंने कहा शी इज एट होम, वो अपने घर पर है, तो इसके दो सेंस निकल सकते हैं। वो अपने घर पर है, ठीक है ना, और वो एक ही जगह पर बैठी हुई है। वेयर एज हम ये भी बोल सकते हैं कि वो अपने घर पर है और बिजी है। नेक्स्ट, द ट्रेन इज इन मोशन, ट्रेन चल रही है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे क्या दिखाया, जो ट्रेन है वो क्या कर रही है, वो मोशन कर रही है। सो इन शोज मोशन। इधर आ जाइए, एट का यूज हम लोगों ने स्मॉलर प्लेसेस के लिए कर लिया है, बिग प्लेसेस के लिए क्या पढ़ लिया है हम लोगों ने, इन। So he lives at Alwar in Rajasthan. This is completed. A temple is situated at Madurai in Chennai. So I hope ये दोनों के दोनों जो सेंटेंसेस हैं वो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है एट इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड इन इज यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। कभी कभी हम एट का इस्तेमाल अगर टाइम के रेफरेंस में करते हैं तो पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक टाइम को डिफाइन करते हैं। वेयर जब हम इन का यूज करते हैं तो वो हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा द ट्रेन विल अराइव एट 6, देख रहे हो ना, स्पेसिफिक टाइम। समझ में आ रहा है ना, और हमने पीरियड ऑफ टाइम को डिफाइन किया, हमने फेजेस को डिफाइन कर दिया कि मॉर्निंग में आएगी, इवनिंग में आएगी या नाइट में आएगी। सो हमने मॉर्निंग में किस टाइम पे आएगी उसको डिफाइन नहीं किया, हमने क्या लिख दिया, इन मॉर्निंग। ठीक है, तो आप इसको पीरियड ऑफ टाइम ना लिख करके इसको आप लिख सकते हो पार्ट ऑफ डेज। पार्ट ऑफ डेज के लिए भी आप क्या यूज करते हो, मॉर्निंग, और इवनिंग के लिए आप क्या यूज करते हो, इन। इसमें भी आपको एक्सेप्शन मिल जाता है कि जब आप नाइट की बात करोगे या फिर नून की बात करोगे, ऐसे कंसिडर किया जाता है कि इस टाइम पे लोग कुछ नहीं कर रहे होते, स्टेशनरी होते हैं, नो वर्क हो रहा होता है, तो क्या लगा देते हैं, एट। सो ये एक्सेप्शंस हैं इसके। He will meet you in the morning, he'll meet you in the evening, right? So यहाँ पर पार्ट ऑफ डे के लिए आपने क्या लगा दिया। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है अगर आपको इन और इंटू को समझना है ना तो इन और इंटू को ऐसे समझ लो, इन आपका शो करता है कोई चीज है जो आपको डिफाइन कर रही है स्टेशनरी, और वेयर एज इनटू आपका जो लिखा हुआ है वो आपको क्या शो कर रहा है, मोशन। तो इन शोज दैट द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ थिंग व्हाइल इनटू शोज द मूवमेंट। कोई चीज किसी चीज के अंदर पड़ी हुई है, लाई डाउन है ना, और कोई चीज किसी चीज के अंदर मूवमेंट में गई है, तो ये भी डिफाइन करता है इन और इनटू।
जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वो रिवर में कूद गया, मोशन में गया ना। मैंने कहा देयर आर 3 स्टूडेंट इन द क्लास, हमारे क्लास में 3 स्टूडेंट्स हैं, वो मोशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है। सिमिलरली सपोज अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया आई जम्प डैश द वेल, है ना, टू कमिट सुसाइड, मैं कूद गया, कहाँ कूद गया, कुएं में कूद गया सुसाइड करने के लिए। तो अब आप कूद रहे हो ना, मोशन में कूदोगे तो क्या लगा दोगे, इनटू। लेकिन मान लो अगर कुआं सूखा हुआ और आप अंदर पड़े रहे तो आप क्या बोलोगे, प्लीज हेल्प मी, आई एम डैश द वेल, ठीक है, प्लीज हेल्प मी, मैं कुएं में हूं, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। तो कुएं में आप पड़े हुए हो, मोशन नहीं कर रहे हो, सूखा है कुआं, सो आई एम इन द समझ में आ गया ना। सो अगर इन और इनटू को आपको पढ़ना है कंपैरेटिवली तो इन आपको मोशन नहीं दिखाता, दैट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, ठीक है ना। वेयर एज आपको इनटू क्या दिखाता है, आपको मोशन दिखाता है कि किसी भी चीज के अंदर आप गए हो, आप मोशन में। फाइन, कैसे गए हो वो डिफाइन करता है। देन लेट्स कम टू इनटू एंड टू। इन द डायरेक्शन ऑफ टर्न टू राइट, destination I am going to Jaipur, until from Monday to Friday 5 minute to 10 minute, या फिर compared with they prefer to saucer, या फिर with indirect object please give it to me, अपने indirect object के साथ भी आप इसको यूज करते हो। as part of infinitive I like to sky, he want to help, या फिर कहाँ यूज करते हो, इन ऑर्डर टू, ये एक फ्रेज है, इन ऑर्डर टू वी वेंट टू द स्टोर टू बाय सोप, या फिर टू द इनसाइड ऑफ वी स्टॉप्ड इनटू द रूम। चेंज ऑफ कंडीशन के लिए भी आप यूज करते हो क्या, द बॉय चेंज इनटू अ मैन। सो बेसिकली टू आपको कई सारी जगह पर यूज होता हुआ दिखाई देगा। पहला आपने टू का यूज क्या पढ़ा, आपको अगर किसी की डेस्टिनेशन को डिफाइन करना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, टू यूज कर सकते हो। स्टार्ट टू एंड दिखाना है किसी चीज का तो भी आप किसको यूज कर सकते हो, टू को यूज कर सकते हो। टू इन्फिनेटिव के साथ भी यूज होता है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पर भी आपका टू यूज होता है, ठीक है। इनटू अगर आपको यूज करना है तो इनटू आपको क्या दिखा सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखा सकता है। मोशन तो आपने पहले ही पढ़ रखा है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। और फिर आपका अगर टू आपको यूज करना है तो कुछ स्पेसिफिक फ्रेजेस के साथ भी आपका टू यूज हो सकता है। तो आप देख लो टू के कितने सारे यूजेस होते हैं। मैंने कहा मुझे लखनऊ जाना है, कानपुर जाना है, दिल्ली जाना है ना, सो आई हैव टू गो टू लखनऊ, गो टू कानपुर, गो टू दिल्ली, गो टू मुंबई, तो डेस्टिनेशन मैं बता रही हूँ, ठीक है। द पार्टी विल स्टार्ट फ्रॉम 7 to 8, है ना, तो आपकी स्टार्टिंग और एंड की टाइम आपने उसको डिफाइन कर दी। फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, I'll come in 5 to 10 minutes, 5 या 10 मिनट के अंदर मैं आ जाऊंगी, तो स्टार्ट टू एंड डिफाइन कर रहे हो। फिर आप इन्फिनेटिव की बात कर लो, आपने इन्फिनेटिव लगाने की कोशिश करी तो आपने इन्फिनेटिव कैसे लिखा है, आई हैव टू वर्क, आई हैव टू प्ले, आई हैव टू डांस, आई हैव टू स्लीप, तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इनटू ट्रांसफॉर्मेशन कैसे दिखा रहा है कि वो किसी चीज में से किसी चीज में चेंज हो रहा है, जैसे कि ट्रांसलेट द सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, है ना। सो इनटू आपका मोशन दिखाता है और टू आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाता है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपका लिखा हुआ है टू द इनसाइड वी स्टेप्ड इनटू द रूम, आप अंदर घुस रहे हो ना, मोशन दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे हो, ठीक है। तो इनटू आपका क्या दिखाता है, मोशन दिखाता है ना। मैंने बोला चेंज कर दो उसको, मैंने कहा चेंज इट इनटू समवन एल्स, इसको बदल दो किसी और में, तो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया कि नहीं किया। तो टू और इनटू दोनों ही आपके किसको डिफाइन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और टू आपका स्पेसिफिक फ्रेजेस के साथ भी यूज हो सकता है, जैसे कि उसको मेरे साथ कंपेयर मत करो, प्लीज डू नॉट कंपेयर हिम टू मी, ठीक है ना।
सो इम्पॉर्टेंट है ये, आपके बहुत सारे स्पेसिफिक फेजेस में भी यूज होते हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे जब मेरे साथ पढ़ोगे तो यू लर्न अ लॉट। सो आई होप इसकी क्लैरिटी आप लोगों को मिल गई होगी, ये आपने पढ़ लिया, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसको पढ़ना आप लोगों के लिए उतना ही जरूरी था जितना कि आप बाकी चीजें पढ़ते हो। अब आते हैं ऑन और ऑन टू में। ऑन और ऑन टू का वही यूज होता है जो आपका इन और इन टू का होता है। ऑन आपका यूज करते हो आप स्टेशनरी पोजिशन के लिए, ऑन स्टेशनरी, और ऑन टू भी आपका ऊपर को ही दिखाता है लेकिन मोशन दिखाएगा। ये ऐसे कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी हुई है, लेकिन ये तो आपको अंदर का सिंबल दिखा रहा है ना। मैं आपको एक सरफेस का बताती हूँ, ये हमेशा सरफेस का कनेक्शन दिखाएगा। वेट, देखो जैसे मैंने बॉक्स को उल्टा कर दिया, वो इनकी पोजीशन थी, बॉक्स को उल्टा कर दिया, उसके ऊपर बॉल रख दी, सो मैं क्या बोलूंगी, द बॉल इज ऑन द बॉक्स। यहाँ पे आ जाओ, मैंने कहा ये रहा बॉक्स, और बॉक्स के ऊपर मोशन करती हुई आई बॉल, है ना। तो आई थ्रू द बॉल ऑन टू दी बॉक्स, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर मोशन करते हुए उसको फेंका। सो आप देख रहे हो ऑन कैन बी यूज्ड बोथ एग्जिस्टिंग पोजीशन और मूवमेंट। एग्जाम्पल, ही वॉज सिटिंग ऑन हिज बैक, स्नो फेल ऑन द हिल्स। ऑन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन एडवर्ब, एग्जाम्पल गो ऑन, ठीक है ना, सो ऑन, ऐसे भी यूज होता है। सो कह रहा है ऑन मैक्सिमम स्टेशनरी केसेस के लिए यूज होता है, लेकिन कभी कभी आपको ये किसके लिए यूज होता हुआ दिखाई दे सकता है, मूवमेंट्स के लिए भी, जो आपके स्पेसिफिक फ्रेजेस में आएगा। सो कभी भी अगर आपका ऑन आपको मूवमेंट में दिखाई दे रहा है, सो दिस विल गो विद स्पेसिफिक फ्रेजेस। स्पेसिफिक फ्रेजेस कहाँ कैसे होंगे, वहां पे जो वर्ब होगी ना वो किसी चीज का गिरना ही डिफाइन कर रही होगी, है ना। जैसे द रेन फेल ऑन माई फेस, तो फेल का मतलब ऑलरेडी गिरना है ना, तो ऑन टू आपको मोशन लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा वो। कम ऑन, ऑन टू इज यूज्ड व्हेन देयर इज मूवमेंट इन्वॉल्विंग अ चेंज ऑफ लेवल। तो ऑन टू का यूज आप तब करते हो जब आपका मूवमेंट दिखाई दे रहा होता है और आपकी लेवल चेंज होती है। जैसे मैंने कहा वो स्टेयर्स चढ़ा, या फिर उसने अपनी जिंदगी में तरक्की हासिल करी, पहले वो सेकंड पोजीशन पे था, नाउ ही इज ऑन फर्स्ट पोजीशन, लेकिन वो स्टेप अप किया। अगर मैं चलना उसका दिखा रही हूँ, दैट ही स्टेप्ड ऑन टू द फर्स्ट, stepped onto the first, right? So अब देख लें, he lifted her onto the table, उसने अपने आप को चढ़ा लिया टेबल के ऊपर, तो आपने एक स्टेप अप किया। क्लियर है ना। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। यहाँ पे देखो पीपल क्लाइंड, लोग चढ़ रहे हैं किसके ऊपर, ऑन टू द रूफ, तो स्टेप अप कर रहे हैं, धीरे धीरे करके जा रहे हैं, राइट। सो जब भी आपका ऑन या ऑन टू आएगा तो आप हमेशा याद रखिएगा, ऑन इज फॉर स्टेशनरी, ऑन टू इज फॉर मोशन। और अगर ऑन कभी भी आपको मोशन के साथ दिखाई दे रहा है तो उसमें कोई ना कोई वर्ब ऐसी यूज हो रही होगी जो आपके मोशन को डिफाइन कर रही होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे देखेंगे लास्ट विद और बाय का यूज भी आप कई बार पढ़ते हो इन टर्म्स ऑफ एजेंसी। एजेंसी का मतलब होता है सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस में दिया गया होगा, आप खुद कोई काम नहीं कर रहे होगे, किसी के द्वारा वो काम करवाया जा रहा होगा, है ना। तो विद और बाय इज यूज्ड विद एजेंट्स। कैसे एजेंसी कैसे परफॉर्म करी जाती है, आइए देख लेते हैं। जब आप बाय लगाते हैं तो बाय फॉर पर्सन होता है या फिर लिविंग थिंग होता है, और अगर आप विद लगाते हैं तो विद फॉर क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग। यहीं पर अगर आप चाहें तो आप इन भी पढ़ सकते हैं। इन कब यूज होता है, इन नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, बट अनकाउंटेबल, दिस इज फॉर काउंटेबल, ठीक है। आइए कुछ सेंटेंसेस की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए मैंने लिखा, द केक वॉज कट डैश मी, फिर मैंने लिखा द क्लोथ्स वर वॉश्ड डैश वाटर, फिर मैंने लिखा द वेजिटेबल्स वर कट डैश नाइफ। देख रहे हो आप सेंटेंसेस, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन सब केसेस में एजेंसी परफॉर्म करी गई, इट इज डन बाय एन एजेंट। केक अपने आप को नहीं काट सकता, क्लोथ्स अपने आप को नहीं धुल सकते, वेजिटेबल्स भी अपने आप को क्या नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, है ना। केक को भी काटा जाएगा और क्लोथ्स को भी धोया जाएगा और वेजिटेबल्स को भी काटा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखो काटा जा रहा है किसी लिविंग थिंग के द्वारा, है ना, धोया जा रहा है पानी में, तो ये नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के साथ आपका अनकाउंटेबल भी है, गिन नहीं सकते।
यहाँ पर आपका वेजिटेबल्स काटा जा रहा है किसके द्वारा, नॉन लिविंग थिंग के द्वारा, और ये काउंटेबल है, इसको आप गिन पा रहे हो। तो लिविंग थिंग के लिए आप लगा दोगे क्या, बाय। नॉन लिविंग थिंग के लिए आप जनरली क्या लगाते हो, विद लगाते हो, लेकिन अगर अनकाउंटेबल टर्म आता है तो क्या लगा देते हो, इन। विद वाटर नहीं होगा, और अगर आपका काउंटेबल टर्म होगा तो क्या लगा दोगे। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग मुझे आंसर करके बताएंगे कि क्या आएगा। मैंने कहा अ लेटर, और आई वुड से अ लव लेटर इज रिटन डैश हिमेश डैश a knife डैश ब्लड। एक आदमी ने अपना हाथ काट करके चाकू से खून में लगा करके क्या लिखा, लेटर लिखा, और वो आदमी कौन था, हिमेश। तो आपने बताना है कहाँ पे इन आएगा, कहाँ पे विद आएगा, कहाँ पे ऑन आएगा। एंड आई बिलीव कि आप सब लोग मुझे इनके क्वेश्चंस के आंसर जरूर करोगे। यहाँ पे देखो ऑन और ऑन टू के एग्जांपल्स भी आपको दे रखे हुए, कह रहा है द स्नेक वाज किल्ड बाय हिम विद अ स्टिक। तो पीछे अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, और ऑन टू के एग्जाम्पल्स पढ़े थे, राइट। यहाँ पे विद वाला स्टेटमेंट जो हमारा ये दिया गया है, ये वाला विद वाला, विद और बाय, ठीक है, हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को पढ़ रहे हैं। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऑन और ऑन टू के साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा था, विद और बाय। सो वी आर लुकिंग फॉर दीज एग्जाम्पल्स। मैंने कहा स्नेक को मारा गया, वॉज किल्ड। अब स्नेक अपने आप को नहीं मार सकता, उसको कोई मारेगा, बाय हिम। और किससे मारा गया, एक स्टिक से मारा गया। तो स्टिक नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग में भी अगर आप देखेंगे ना, तो नॉन लिविंग थिंग में क्या है, काउंटेबल है। समझ में आ गया। द लेटर वॉज रिटन, लेटर लिखा गया किसके द्वारा, सुरेश के द्वारा। किससे, एक पेंसिल से, ठीक है। तो बाय सुरेश विद अ पेंसिल, पेंसिल इज काउंटेबल। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को, इतना यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग हमारे अगले टर्म्स की तरफ बढ़ेंगे, जो कि एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर आप प्रेपोजिशन देखते हो तो प्रेपोजिशन में बहुत सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बट हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम समझ नहीं पाते कि कहाँ पे किस चीज के बारे में बात करी जा रही है। आइए, कह रहा है सिंस, फॉर और फ्रॉम। सिंस, फॉर और फ्रॉम का यूज हम लोग पढ़ते हैं, सिंस, फॉर और फ्रॉम। तो मैं यहाँ पर एक और लेना चाहूंगी शीट, और सिंस, फॉर और फ्रॉम का यूज आपको बताना चाहूंगी, ठीक है ना। सिंस, फॉर और फ्रॉम, ठीक है। देखो, सिंस का यूज आप करते हो किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जैसे कि 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, है ना, एग्जैक्ट टाइम है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 एंड सो ऑन, है ना। इसके अलावा अगर आप स्पेसिफिक टाइम्स में जाओ तो पार्ट ऑफ डेज में मॉर्निंग का एक हिस्सा, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, एक्सेट्रा, ठीक है। प्लस आपके इसमें फेजेस ऑफ लाइफ भी आ जाते हैं, जैसे कि चाइल्डहुड, अडल्टहुड, ओल्ड एज, ठीक है, एक्सेट्रा। तो फेजेस ऑफ लाइफ भी आ जाता है। फॉर पे आओगे, फॉर टेल्स अस पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, है ना। पीरियड ऑफ टाइम में क्या क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 6 बजे दिखा रहा है, मैंने कहा 6 घंटे, कौन से 6 घंटे पता नहीं, घंटों पता नहीं कौन सा, हफ्तों, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की बात नहीं कर रहे, हफ्तों की बात कर रहे हैं। तो वीक्स, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक में, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, कौन से 4 वीक पता नहीं। जनवरी फरवरी ना लेकर के मंथ्स, या फिर 5 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ ऐसे करके लिख दो। कौन से 5 महीने नहीं पता। 1995 नहीं, ईयर्स, कौन से ईयर्स, 2 साल, 3 साल, कौन से 3 साल, कौन से 4 साल पता नहीं, है ना। तो जितने भी ईयर्स को डिफाइन करोगे वो पीरियड ऑफ टाइम में चला जाएगा। फ्रॉम जनरली आपका यूज होता है 2 तरीके से। फ्रॉम एक तो कहीं से कहीं तक को डिफाइन करता है, इसके साथ पेयर आता है टू का। दूसरा आपका फ्रॉम कहाँ पे यूज हो सकता है, फ्यूचर में अगर आप कुछ स्टार्ट करने वाले हो तो उसके लिए भी आप क्या लगाते हो, फ्रॉम। जैसे कि मैं मंडे से पढ़ाई शुरू करने वाला हूँ, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई स्टडीज फ्रॉम मंडे। मैं मंडे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने वाला हूँ, सो फ्यूचर स्टार्ट के लिए भी आप फ्रॉम का यूज करते हो। थोड़ा सा इसको भी हम लोग पढ़ लेते। कह रहे हैं कि सिंस इज ऑफन यूज्ड विद प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट टेंस। अगर आप टेंसेस में आओगे तो सिंस का यूज या तो प्रेजेंट परफेक्ट और या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए होता है।
है ना। तो यानी कि आपका परफेक्ट या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए आप इसको यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 2 o'clock। अब अगर आप टेंस देखेंगे तो यहाँ पे हैज बीन रेनिंग, परफेक्ट टेंस आ रहा है ना, और परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूस भी है। तो इन्होंने क्या लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, अब यहाँ पे इसके आगे आप कॉन्टिन्यूस भी जोड़ लो, प्रेजेंट परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो परफेक्ट, जिसमें भी परफेक्ट वर्ड लगा हुआ होगा ना उसके साथ ये आएंगे, उस टेंस में ही आएंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखिए आपका कौन सा टेंस यूज हो रहा है, इट हैज बीन रेनिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सिंस 2 o'clock। आप देख रहे हो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है। कह रहा है ही हैड बीन इल, वो बीमार है, सिंस मंडे। आप देख रहे हो स्पेसिफिक टाइम दिया गया, ठीक। फिर कह रहा है सिंस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन एडवर्ब, कभी कभी इसको एडवर्ब की तरह भी यूज कर लेते हो। कह रहा है ही लेफ्ट स्कूल इन 1983, आई हैवंट सीन हिम सिंस। तो यहाँ पर सिंस आपका एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है, जिसका सेंस आ रहा है जब से। सिंस को अगर आपको एडवर्ब की तरह यूज करना है तो उसका सेंस आएगा जब से, जब से वो बड़ी हुई है मैं उससे नहीं मिली। सिंस शी ग्रू ओल्ड आई हैवंट मेट हर, ठीक है। तो सिंस का यूज आप जब से के सेंस में भी यूज कर सकते हो। इट्स 2 years सिंस आई लास्ट सॉ टॉम, जब से मैंने उसे लास्ट। तो अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाहें सिंस के लिए तो आप सिंस को एज एन एडवर्ब भी पढ़ सकते हो, जहां पे सिंस का सेंस किसके लिए आता है, जब से के लिए आता है। फाइन, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग बिसाइड और बिसाइड्स पे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसको भी हम अच्छे से कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बैक आ करके हम इनके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा आई हैवंट टेकन bath dash लास्ट नाइट, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा आई हैव बीन लिविंग हियर डैश 4 years। फिर मैंने लिख दिया शी विल कॉमेंस हर बिजनेस डैश जनवरी। फोर्थ, the event will be from 7:30 dash 8 PM, ठीक है। He is my friend dash childhood, ठीक है। चल इधर देखिए, आई हैवंट टेकन बाथ, मैंने नहाया नहीं है ना। अगर आप टेंस देखेंगे इसका तो परफेक्ट टेंस ही यूज हुआ है, लेकिन कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूस नहीं आया है। अगर कॉन्टिन्यूस भी आ जाता तो भी सेंस ऑफ वर्ब का यूज कर सकते थे आप। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट नाइट। अब अगर आप देखेंगे तो ये पार्ट ऑफ डे को डिफाइन कर रहा है, और पार्ट ऑफ डे के लिए कौन सी प्रेपोजिशन आप यूज करते हो, सिंस, सिंस लास्ट नाइट, ठीक है। यहाँ पे से का सेंस देगा ये। आई हैव बीन लिविंग हियर डैश 4 years, कौन से 4 साल पता नहीं, तो हो गया ना पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। पीरियड ऑफ टाइम हो गया, क्या लगा दिया। मैंने कहा शी विल कमेंस हर बिजनेस, वो अपना बिजनेस शुरू करेगी जनवरी से। अब यहाँ पर अगर आप प्रेजेंट और पास्ट की बात कर रहे होते तो आप सिंस का यूज करते, क्योंकि जनवरी आ रहा है, आप सोचोगे ना सिंस लग सकता है, लेकिन ये फ्यूचर की बात कर रहा है, और फ्यूचर में अगर कुछ स्टार्ट करते हो तो क्या लगाते हो, फ्रॉम। इवेंट कब से कब तक चलेगा, 7 से 7:30 से 8:30 तक, तो फ्रॉम के साथ पेयर क्या लगाता है, टू। नेक्स्ट देखिए, ही इज माई फ्रेंड, वो मेरी दोस्त है बचपन से, कब से, बचपन से, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये आ गया आपका फेज ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड,
अब क्या लगा देंगे, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दो और प्रीपोजिशन है, बिसाइड और बिसाइड्स। इसका यूज आप कब करते हो देख लो। बिसाइड का मतलब होता है मैं तेरे अगल बगल हूँ, मतलब नेक्स्ट टू, ठीक है। वेयर एज बिसाइड्स वर्ड जो आप यूज करते हो वो दो चीजों के लिए करते हो, किसी चीज को छोड़ करके या किसी चीज को जोड़ करके। मुझे छोड़कर या मुझे जोड़कर, मुझे छोड़कर या मुझे जोड़कर, ठीक है। अब एक जैसे वर्ड्स हैं तो आप प्लीज इसको कंफ्यूज बिल्कुल मत करना, ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कभी कभी। अब इधर देखो, ही वॉज सिटिंग बिसाइड सरला, वो सरला के बगल बैठी हुई थी, तो बिसाइड सरला। तो अब ये ही लिखा हुआ है और ये सरला लिखा हुआ है, सरला और ही अगल बगल बैठे हुए है ना। बिसाइड्स का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए मैंने कहा डैश चंदा आई लव ऑल माई फैमिली मेंबर्स। चंदा को छोड़ करके मैं अपने सारे फैमिली मेंबर से प्यार करता हूँ। आई नो इंग्लिश डैश गुजराती एंड हिंदी, है ना। तो गुजराती और हिंदी के साथ साथ मुझे इंग्लिश भी आती है ना। तो गुजराती और हिंदी के साथ एक और मैं किसे जोड़ रही हूँ, इंग्लिश को भी जोड़ रही हूँ। चंदा को छोड़कर मुझे सारे फैमिली मेंबर्स पसंद हैं। छोड़ किसको रही हूँ, चंदा को। यहाँ पे इंग्लिश को जोड़ रही हूँ और चंदा को छोड़ रही हूँ। सो आप देख रहे हो ना यहाँ पर इन एडिशन टू, एज वेल एज या फिर अपार्ट फ्रॉम का सेंस देता है बिसाइड्स। तो मैंने कहा चंदा को छोड़कर, अब मैं बिसाइड नहीं यूज कर सकती क्योंकि बिसाइड बगल का दिखाता है, मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, बिसाइड्स। और यहाँ पे सेंस क्या आ रहा है, छोड़कर। आई नो इंग्लिश एज वेल, मुझे इंग्लिश भी आती है गुजराती और हिंदी के अलावा, है ना। सो एज वेल के सेंस में मैंने फिर क्या लगा दिया, बिसाइड्स। तो यहाँ पे जोड़कर बात कर रहे हो आप, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बिटवीन और अमंग की बात कर लेते हैं कि बिटवीन कब यूज होता है और अमंग कब यूज होता है। सो बिटवीन आपको पता होगा दो के लिए यूज होता है, बिटवीन, ठीक है। और अमंग मोर देन टू के लिए यूज होता है, ओके। देखो he distributed his property between his two daughters, दो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, between लगा दिया। इधर आओ, among is usually used for more than 2 person or thing when we have no definite number in mind, जब हमारे दिमाग में कोई नंबर नहीं होता है, जब दो से ज्यादा की बात करते हैं तो हम among लगाते हैं। he was happy to be, वो बहुत खुश था, है ना, किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ। सो कितने दोस्त हैं पता नहीं है, जितने भी दोस्त हैं उनके साथ। सो जब नंबर मेंशन नहीं किया हमने तो हम दो से ज्यादा ही कंसिडर कर रहे हैं, प्लूरल है ना। सो आप कभी भी किसी भी प्लूरल नाउन के बारे में बात करते हो और जब कोई डेफिनेट नंबर आपको नहीं दिया गया होता, अब फ्रेंड्स दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन दो मेंशन नहीं किया ना उसने, और क्योंकि मेंशन नहीं किया तो हम दो से ज्यादा ही कंसिडर कर रहे हैं, तो हमने क्या लगा दिया, हम। फाइन। तो बिटवीन इज फॉर टू एंड अमंग इज फॉर मोर देन टू। अब यहाँ पर आपको एक और चीज देखने के लिए मिल जाती है, अमंग और अमंगस्ट। कब अमंग यूज होता है और कब अमंगस्ट यूज होता है। सो अमंग और अमंगस्ट का एक छोटा सा डिफरेंस हमें दिखाया जाता है वोवेल और कॉन्सोनेंट का। सो अमंग जब आप लगाओगे तो बाद वाला वर्ड जो स्टार्ट हो रहा होगा जिस भी लेटर से वो कॉन्सोनेंट होगा, और अमंगस्ट आप जब यूज करोगे तो बाद वाला जो भी वर्ड होगा वो क्या होगा, वो एक वोवेल होगा। वोवेल क्या होते हैं अल्फाबेट में, ए ई आई ओ यू। इसको छोड़ करके जो भी आपका बचता है इंग्लिश अल्फाबेटिक लेटर्स में वो सब आपका कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा ही डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफीज, क्या लगाएंगे आप, अमंग और अमंगस्ट द पुअर। दूसरा लिखा हुआ है ही डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफीज अमंगस्ट अस।
तो देखिए both of them have the same meaning. Either of them can be used if followed by the, if followed by a word beginning with a vowel, amongst be used. ठीक है ना. तो बहुत सिंपल सी चीज आपको बता रहा है, कह रहा है कि कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर अगर शुरू हो रहा होगा तो आप among का यूज करेंगे, कोई भी वोवल अगर यूज हो रहा होगा तो फिर आप किसका यूज करेंगे, आप amongst का यूज करेंगे. बट हियर वी हैव सीन एन एक्सेप्शन एज वेल. एक्सेप्शन एज वेल. एक्सेप्शन क्या देखा हम लोगों ने कि अगर कोई भी लेटर आपका किसी वर्ड के बाद आने में, जहां पे आपको among और amongst लगाना था, वहां पे द से स्टार्ट हो गया, द प्लस कुछ भी, एटसेट्रा, तो वहां पे आपके दोनों ही केसेस बन जाते हैं. आप among भी लगा सकते हो और आप क्या लगा सकते हो, amongst भी लगा सकते हो. ठीक है. तो मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ सबसे रिलेटेड, मतलब ऑल से रिलेटेड, जो भी अभी हम लोगों ने यहाँ पे among, amongst और beside, besides वाले पढ़े हैं, उसके क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं. मैंने कहा the chocolates were divided dash the children. ठीक है. फिर मैंने यहाँ पर इसी के बाद ये ब्लैंक सेम सेंटेंस है, लगा दिया मैंने अस. फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया टीचर्स. ओके. आपका सेंटेंस सब जगह पे सेम कंटिन्यू कर रहा है, बस आपको आगे वाले जो सेंटेंसेस हैं वो डिफरेंट दिए गए हैं. आपको among, amongst और between में कुछ भी लगाना है जो आप लगा सकते हो. ठीक है ना. यहाँ पे भी सेम चल रहा है. इसके बाद हम लोग बिसाइड के क्वेश्चन कर लेते हैं. यहाँ पे आपको क्या यूज करना है मैं आपको बता देती हूँ. among, amongst, between में से कुछ भी, है ना. आओ दूसरा क्वेश्चन ले लो. बिसाइड और बिसाइड्स में मैंने कहा आई स्लीप डैश माई मदर. मम्मी के अलावा मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी और पापा से भी प्यार करता हूँ. तो यहाँ पे इन दोनों में आपको या तो बिसाइड्स और बिसाइड में कुछ लगाना है. तो अब आप लगा लो, क्या लगाओगे. सबसे पहले ऊपर आते हैं. चॉकलेट्स को डिवाइड किया जा रहा है. अब यहाँ पे among और amongst और बिटवीन में कुछ लगेगा. बिटवीन किसके लिए होता है, दो के लिए. amongst के बाद क्या आता है, वोवल आता है. और among के बाद क्या आता है, कॉन्सोनेंट आता है. ठीक है. लेकिन ये दोनों ही किसको डिफाइन कर सकते हैं, अगर आप बाद में द आ रहा होता है तो. ठीक है. बिसाइड और बिसाइड्स में ये नेक्स्ट टू हो जाता है और ये ऐड और सब्ट्रैक्ट के सेंस में यूज होता है. इनको छोड़ दो या इनको जोड़ दो. फाइन. तो मैंने कहा चॉकलेट्स डिवाइड करी गई बच्चों के बीच में. अब आपने देखा द चिल्ड्रन लिखा हुआ आ रहा है, द चिल्ड्रन में द आ रहा है, तो द में among और amongst दोनों लगा सकते हो. तो यहाँ पे दोनों लगा दो, दोनों ही सही होंगे. दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन दिया जाएगा आपको. यहाँ पे देखो अस आ रहा है. अस किससे स्टार्ट हो रहा है, यू से. यू क्या है, एक वोवल है, तो आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, amongst. यहाँ पे क्या आ रहा है, टीचर्स. टीचर्स किससे स्टार्ट हो रहा है, टी से स्टार्ट हो रहा है. द से स्टार्ट नहीं हो रहा है, टी दो से स्टार्ट नहीं हो रहा है. टीचर्स टी से स्टार्ट हो रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है. ठीक है ना. सी से लिख देती हूँ मैं. तो यहाँ पे लगा दिया आपने among. और यहाँ पे बोल रहे हो दो फ्रेंड्स के बीच में डिवाइड किया, तो दो के लिए तो क्या लगाते हो, बिटवीन. among की कोई सीन ही नहीं रह जाती. यहाँ पे देखो मैं रात में अपनी मम्मी के साथ सोता हूँ. ठीक है. तो आई स्लीप बिसाइड माई मदर. तो आई स्लीप बिसाइड माई मदर का क्या मतलब हो गया, आई स्लीप नेक्स्ट टू माई मदर, बगल में. मम्मी के अलावा मैं अपने पापा और दादा दादी को भी प्यार करता हूँ. सो मम्मी को छोड़कर या जोड़कर, जो भी सेंस लेना चाहो आप ले सकते हो. सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी. सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन. आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा. इसी के साथ हम अगले सेशन में मिलेंगे. बट प्रेपोजिशन इज वन ऑफ द टॉपिक विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उससे बहुत भर भर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं. अच्छा, ये तो आप रेगुलर बेसिस पे क्लासेस अटेंड कर रहे हो, बट अगर आप एक सीक्वेंस वाइज स्टडी करना चाहते हो जिसमें आप प्रॉपर्ली चैप्टर्स में पढ़ लो अपने बेस्ट फैकल्टीज के साथ, उसके अलावा अगर आप ये भी चाहते हो कि आप मॉक टेस्ट भी दो, आपके रिवीजन सेशंस भी हो जाए, आप अपने डाउट्स भी पूछ पाओ, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप Adda24/7 की ऐप पर विजिट कर सकते हो और वहां से बैच जा करके परचेस कर सकते हो.
ठीक है, adda247.com पे जाइए, ऑल कोर्सेज में जाइए, अंडरग्रेड पे जाइए, ठीक है, तो आपको CUET में साइंस, कॉमर्स, एवरीथिंग यूल गेट, सब कुछ आपको मिल जाएगा, राइट। तो आपको क्या करना है, आपके पास 3 बैचेस हैं, यू हैव सफलता, यू हैव अर्जुन, यू हैव महापैक। महापैक एक ऐसा बैच है जिसमें आपको अड्डा की क्लासेस तब तक मिलती रहेंगी जब तक आपके एग्जाम्स कंप्लीट नहीं हो जाते, जब तक आपके एग्जाम्स कंप्लीट नहीं हो जाते, इवन जब तक आपकी काउंसलिंग नहीं हो जाती। तो यहाँ पे इसमें हम आपको आपके एंड लेवल तक पहुंचाते हैं, मतलब आपको एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचाते हैं कि आप अपनी पूरी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए। सो इसमें आपको मिलता क्या क्या है वो मैं बता देती हूँ। इसमें टीचर्स आपको क्लासेस में आकर के लाइव पढ़ाते हैं, एक सेकेंड, इसमें टीचर्स आपको क्लासेस में आकर के लाइव पढ़ाते हैं, राइट। और आपकी जो एक चीज और बता दूं आपको, ये बैच आपको दिख जरूर रहा है 9349 का, बट यू कैन इवन गेट डिस्काउंट हेयर ऑल्सो बाय यूजिंग वन कोड Y484। जैसे ही आप डिस्काउंट यूज करेंगे ना, डिस्काउंट कूपन, सो आपको ये बैच कितने का मिल जाएगा, 9129 रुपीज का। दिख रहा हो Y484। इसमें क्या क्या मिल रहा है आपको, आपको लाइव क्लासेस मिल रही है, टीचर्स आपको लाइव पढ़ा रहे हैं, अड्डा के जितने बैचेस आएंगे वो सब आपको क्या मिल सकते हैं, लाइव मिल सकते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो किसी वजह से लाइव क्लासेस नहीं कर पा रहा है तो वो रिकॉर्डेड भी कर सकता है, बट महापैक का यही फायदा है कि जो भी नया बैच चल रहा है उसमें आप लाइव क्लासेस आकर के पढ़ सकते हो, ठीक है। प्लस इसमें टीचर्स आपको अपने हैंड रिटन PDF नोट्स तो देते ही देते हैं, PDF नोट्स के अलावा आपको उसमें डेली प्रैक्टिस पेपर भी मिल जाता है, मतलब 5 से 10 क्वेश्चन टीचर आपको देते हैं कि जो भी आज आपने पढ़ा है क्लास में उसको आप घर पे कर पाओ। फिर इसके बाद इसमें आपको डाउट सेशंस भी मिलते हैं, ठीक है। डाउट सेशन के अलावा इसमें टीचर्स आपको क्या देते हैं, डाउट सेशंस के अलावा इसमें आपको मिल जाती है मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज भी और आपके ओवरऑल भी। प्लस इसमें आपको क्या मिल जाता है, इसमें आपको काउंसलिंग सेशंस मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है आपको कि जितनी बार रिविजन्स कोर्सेज लॉन्च होंगे उतनी बार आपको ये बैच मिलेगा, तो आप जितनी बार चाहे उतनी बार इस महापैक में रिवीजन कर सकते हैं विद जस्ट दिस कॉस्ट 9129 रुपीज। और इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, 2 लैंग्वेजेस मिल रही हैं, हिंदी और इंग्लिश, 2 लैंग्वेज पढ़ने के लिए मिल रही हैं, 4 डोमेन पढ़ने के लिए मिलते हैं, साइंस से हो तो PCMB, उसकी बुक्स भी मिलेंगी बुक्स भी इंक्लूडेड है इसमें। बुक्स में भी PYQs कवर किए गए हैं, बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस दी गई है, प्लस आपको बुक्स में टॉपिक भी कवर करके दिए गए। तो 2 लैंग्वेज, 4 डोमेन पढ़ने के लिए मिलते हैं और प्लस GT के चारों सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। बाकी किसी को भी कोई डाउट हो आप मेरे से वो डाउट पूछ सकते हो, बट जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको रेगुलर बेसिस पे जरूर से जरूर देखिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट, बहुत कुछ आप लर्न करेंगे। और लर्निंग इज़ वेरी नेसेसरी। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम मैं बाद में ले लूँगा एग्जाम खत्म होने के टाइम पे, तो बहुत परेशान हो गया आप, एग्जाम खत्म होने के टाइम पे आपको कुछ नहीं पता चलता है ना। तो जितनी जल्दी आप पढ़ना स्टार्ट कर दें उतना जल्दी ही आपके लिए अच्छा होगा। फाइन, सो लेट मी एंड दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।